इसका असली मतलब तो ये है कि अब रशिया के पास खुली छूट हो गई है। वो डेफिनेटली एस्केलेट कर रहा है अब अपने अटैक्स यूक्रेन में। मिलिट्री को ऑर्डर्स मिल गए हैं कि राफा में एक ह्यूमैनिटेरियन सिटी बना दो, बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन कैंप, और जितने भी लोग हैं उनको सबको वहां पे शिफ्ट करो। सबने देख लिया है कि ईरानियन मिसाइल्स कितनी पावरफुल हैं। जब इजराइल जो दूर है वहां पे जाके इतना डैमेज कर सकता है, तो जो वहां के यूएस बेसेस हैं उनको खत्म कर सकता है, नो डाउट। क्या यूएस वॉर ज्वाइन करेगा? बहुत सारी चीजें बातें करने के लिए तो यूक्रेन से चालू करते हैं। क्या यूक्रेन कोलैप्स होने वाला है? इंडियन मीडिया भले ही आपको जो भी बताते रहे, असलियत तो यह है कि स्लोली एंड स्टेडीली रशिया यूक्रेन को ड्रेन करे जा रहा है, साथ में नेटो को भी ड्रेन करे जा रहा है। और नेटो बिजी है अपने ही लोगों को वॉर बेचने में। हम खतरे में हैं। किससे खतरे में? रशिया से खतरे में हैं। भाई दुनिया में जहां भी हो, इंडिया हो, अब्रॉड हो, जिधर भी हो, टैक्टिक्स सेम ही रहती हैं। और इसका एक प्राइम एग्जांपल तो है इजराइल, जो पूरा देश ही ऐसे बना है। हम खतरे में है, स्टोरी है उनकी पूरी। हम खतरे में है, इसलिए हमें देश बनाने की जरूरत है। ये पर्टिकुलर वीडियो क्लिप ही देख लीजिए। But the Russians are working together with the North Koreans, with the Chinese and Iranians, the mullahs, in Ukraine, in fighting this war, unprovoked war of aggression against Ukraine. So here, the Indo-Pacific, Euro-Atlantic are getting more and more interconnected. We know that China has its eye on Taiwan. Given this whole geopolitical setup, there is no way we can defend ourselves if we would stick to this old 2%. So when it comes to core defense spending, we have to move up to 3.5%. And then, of course, there is all the defense-related spending, because a bridge needs to hold a tank if it crosses the bridge. We need to develop the defense industrial base. We need to spend money on cyber, on hybrid. We need to prepare our societies at large, so beyond the military. And that's the extra 1.5% leading into the 5%. So yes, this is an enormous amount of spending, but if we don't, we have to learn Russian. यार एडिटर, आई नो ये 4 थप्पड़ सीरीज नहीं है, पर इस नेटो सेक्रेटरी जनरल को तो बनते हैं यार 4 थप्पड़ मुंह पे। ये क्या बताना चाह रहे हैं? कोई भी एविडेंस नहीं है बताने के लिए कि रशिया इन्वेड करेगा, आगे यूरोप में किसी को इन्वेड करेगा। हमने तो पूरी 2 पार्ट सीरीज बनाई हुई है इसको कवर करते हुए कि रशिया सारे डिप्लोमेटिक रास्ते ट्राई कर चुका था। फाइनली उसको यूक्रेन के साथ जाके जंग छेड़नी पड़ी, क्योंकि यूक्रेन में वैसे ही तैयारियां हो रही थी एंड यूक्रेन एक जेनोसाइड भी कर रहा था। सिंपल बात है, आप जाके हिस्ट्री देखो ना, रशिया ने किस कंट्री को जाके इन्वेड किया है, बॉम्बार्ड किया है, एंड यूएसए और उसके एलाइज की हिस्ट्री देख लो, कितना तो हमारे चैनल पे ही पता चल जाएगा। ये एक वॉर ऑफ एट्रिशन है जो नेटो लूज कर रहा है, क्योंकि ये सिर्फ रशिया और यूक्रेन की तो बात है ही नहीं। यहाँ पे वॉर है अगेंस्ट रशिया, एंड वो कैसे पूरा वॉर लड़ सकता है अगेंस्ट नेटो, क्योंकि जितना भी इक्विपमेंट यूक्रेन के पास आ रहा है वो खुद कितना ही बनाते हैं, सब कुछ तो बाहर से आता है। अब तो स्थिति ये हो गई है कि नेटो का हेड ऑफ द ऑक्टोपस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उनके पास मिसाइल्स खत्म हो रही हैं। Give us your reaction to the U.S. holding back now on these weapons to Ukraine. I think the most important thing to know is that this is what America First looks like. We first have to take care of the United States needs, and this is something the Pentagon does all the time, make sure that the United States has the strategic defense capabilities necessary to project power. And so we have to make sure that we have enough Patriot missiles, and we have enough air defense, and all the things that we need to ensure our own success on the battlefield, wherever that battlefield might. असलियत ये है कि ये जो पेट्रियट मिसाइल्स बनाते हैं, जो इंटरसेप्टर्स की तरह यूज होते हैं एयर डिफेंस सिस्टम में, इनके पास कैपेसिटी है सिर्फ 600 बनाने की। एक साल में 600 बना सकते हैं, जिसको आई बिलीव 10% से इन्होंने इंक्रीज कर लिया है सिंस 2022। ये बात तो हमने आपको पहले भी बताई थी कि यूएसए अब यूक्रेन को बता चुका है कि हम आपको कुछ सेट ऑफ मिसाइल्स जैसे कि पेट्रियट मिसाइल्स या पर्टिकुलर आर्टिलरी शेल्स, ये सब हम नहीं भेज पाएंगे क्योंकि हमारे पास ही कमी पड़ रही है। ऐसा वो आके खुल के नहीं बताएंगे, बट जब आप देख सकते हो कि उनके पास ही इनफ नहीं है, न्यूज आर्टिकल्स में पूरा रिपोर्ट हो रहा है। इनफैक्ट ड्यूरिंग इजराइल ईरान वॉर भी रिपोर्ट हुआ था कि इंटरसेप्टर्स इजराइल के पास कम पड़ रहे हैं, तो ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है अपने पास रखेंगे या एक प्रॉक्सी वॉर लड़ने के लिए भेजते रहेंगे। फिर से उसके बाद ट्रंप अनाउंस करते हैं कि नहीं वो भेजेंगे, कुछ जो इसेंशियल वेपन्स है वो भेजेंगे। पर मेरा एक सवाल है, 3 साल हो गए इस वॉर को चलते हुए, रशिया स्लोली बट स्टेडली टेरिटरी गेन करे जा रहा है। रशिया के पास तो खत्म नहीं हो रहे ड्रोन्स और मिसाइल्स, कहीं आपने न्यूज पढ़ी क्या ऐसी? इनके पास खत्म हो रही हैं, तो ये अगर मान लो कुछ और भेज भी देंगे, साल भर का भी स्टॉक भेज देंगे, मान लो पूरे साल भर में 600 बनाई भेज दी, क्या फर्क पड़ेगा? रशिया एक दिन में अगर मान लो 100 से ऊपर भी ड्रोन्स एंड मिसाइल्स का अटैक करता है, जैसे कि इन्होंने एक पर्टिकुलर अटैक किया था जिसपे 550 ड्रोन्स पर मिसाइल्स थे, और 1-to-1 का रेशियो भी नहीं होता, आपको एक गिराने के लिए कम से कम 2 या 3 मिसाइल्स लॉन्च करनी पड़ती हैं, तो क्या होगा?
क्या फर्क पड़ेगा इससे? इसका असली मतलब तो ये है कि अब रशिया के पास खुली छूट हो गई है, वो डेफिनेटली एस्केलेट कर रहा है अब अपने अटैक्स यूक्रेन में, एंड अब बिकॉज कोई एयर डिफेंसेस ही नहीं बचेंगे तो मामला और भी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। और एक्सपर्ट्स का आप ये भी बताना है कि अब रशिया ज़्यादा क्विकली एंड ज़्यादा डिसाइसिवली ब्रेक इन करेगा यूक्रेन की लाइंस ऑफ डिफेंस को। अकॉर्डिंग टू देम अब वो ऐसी टैक्टिक अप्लाई कर रहे हैं जिससे वो अराउंड द यूक्रेन डिफेंस जाएंगे, एंड ऑलरेडी यूक्रेन के पास जो सोल्जर्स हैं वो बहुत ही कम है उस पूरी लाइन को डिफेंड करने के लिए, एंड लाइन ऑफ सप्लाई ख़त्म कर देंगे। तो ना कुछ आर्म्स पहुंच पाएंगे, ना कुछ खाना पहुंच पाएगा उन सोल्जर्स के पास। क्या होगा फिर? उनको सरेंडर ही करना पड़ेगा। एंड अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स रशियन आर्मी रिकॉर्ड नंबर ऑफ मेन रिक्रूट कर रहा है। एंड यहाँ पे यूक्रेन की हालत ये है कि कोई जाना ही नहीं चाहता उस वॉर में, लोगों को ऑफ द स्ट्रीट्स ड्रैग कर रहे हैं, कोई भी मिल जाता है आ जाओ भाई आ जाओ। इंडियन मीडिया क्या कह रहा है इसके बारे में वो तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। ये देखते हैं वेस्टर्न मीडिया क्या कह रहा है। The spring offensive drifted into a summer offensive where the Russians are bringing forward a lot of troops all at once, but they now look as if they're trying to threaten different areas. So apart from the areas in the Donbass, Luhansk and Donetsk, which they've been fighting for so hard, they now look as if they're trying to threaten Sumy and Kharkiv in the north, two other oblasts, and they look as if they intend to get into Dnipropetrovsk, which is next door to Donetsk. It's further west. And the Russians are claiming that they have taken Dazhny, which if they have is on the Dnipropetrovsk side of the border. So the Russians are trying to extend their offensive, if only to distract the Ukrainians, to actually give them more territory to worry about, more areas of the border that they've got to cover. Whether they can really make a significant inroads into any of those areas is doubtful, because the Russians are at full stretch at the moment, and they're not being very successful. They're being very, very slowly successful, even though they've taken more territory in the last month than they have for the last 2 or 3 months. But nevertheless, it's very slow progress at very high cost. इनको पहले तो दो यार 4 थप्पड़ मुंह पे। अब इनका ये कहना है दे आर वेरी स्लो, दे आर स्ट्रेच्ड। वो बता रहे हैं कि इनकी हालत तो बहुत टाइट है, पर फिर भी पिछले 4 महीने से जितनी टेरिटरी ले चुके हैं उससे पहले तो ली नहीं थी। भाई इसको कहते हैं इंग्लिश वर्जन ऑफ गोदी मीडिया। क्या बोलो इनका? अगर आप वेस्टर्न मीडिया फॉलो कर रहे हो इन जैसे एक्सपर्ट्स को, तो आपको कंटिन्यूसली बताते जा रहे हैं बस अभी रशिया लुढ़कने वाला है, अभी रशिया लुढ़कने वाला है। यही सेम चीज ईरान के लिए कह रहे थे, बस अभी कोलैप्स होने वाला है, अभी हो जाएगा, अभी रेजिम चेंज हो जाएगा। हो उल्टा रहा है, सब कुछ हो उल्टा रहा है जो ये बताते हैं। ट्रंप और पुतिन के बीच में फोन कॉल्स भी हुए हैं, एंड आई बिलीव ट्रंप कह रहा है कि भाई सीज फायर कर लो, एंड पुतिन कह रहा है कि हम नहीं करेंगे, बिकॉज बात सिंपल है, उनके कुछ पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स हैं वो मीट होने चाहिए। रशिया क्या चाहता है वो जानना बहुत जरूरी है, उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। असलियत ये है कि उनके जो ऑब्जेक्टिव्स थे पहले, जो पहले चाहते थे, अभी भी वही सेम चीज़ है। तो क्या है ऐसी चीज़ें? सबसे पहले तो नेटो एक्सपेंशन। यूक्रेन नेटो नहीं ज्वाइन कर सकता सबसे पहले, पर ये नेटो के लोग बाज नहीं आते, फिर भी स्टेटमेंट्स देते रहते हैं कि हाँ ज्वाइन करेगा, ज्वाइन करेगा, यूरोपियन यूनियन ज्वाइन करेगा, नेटो ज्वाइन करेगा। अगर ये एक जिद छोड़ दें तो यूक्रेन पूरा देश ही बच सकता था। उसके अलावा 2014 से ये जो जेनोसाइड कर रहे हैं, वहाँ पे जो रशियन स्पीकिंग लोग हैं उनके अगेंस्ट जो जेनोसाइड कर रहा है यूक्रेन, वो रुकना चाहिए, उनका ये भी कहना है। और तो और इतनी सारी न्यूज़ भी है कि यूक्रेन में तो पूरी रशियन लैंग्वेज ही बैन कर दी थी। अगर आप इस टाइप के मूव्स करोगे और एक पूरी जो एथनिसिटी है उसको खत्म करने की कोशिश करोगे, एथनिक क्लेंजिंग करोगे बेसिकली, तो सामने वाला क्यों सहेगा? लास्टली उनका ये कहना है डीमिलिटरलाइजेशन एंड डीनाज़िफिकेशन ऑफ यूक्रेन। अगर आपको नहीं पता कि यूक्रेन में एक्चुअली नाज़ीज हैं, यू मे बी इन फॉर अ सरप्राइज। वहाँ पे एक्चुअली बहुत सारे नाज़ीज हैं जिनके साथ CIA अमेरिका एक्चुअली कोलैबोरेट करता है। उनकी एक और डिमांड है कि जो इलीगली इन्होंने रशिया के एसेट्स फ्रीज किए हुए हैं पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड ने, वो भी छोड़ें। आई बिलीव ये बहुत ही रीजनेबल डिमांड्स हैं। इनको प्रॉब्लम क्या है ये सब एक्सेप्ट करने में? पर यू विल बी सरप्राइज टू नो कि वेस्टर्न लीडर्स के बीच में इतनी अंधेर कर दी है, इतनी अंधेर कर दी है। लेट अस डिस्कस। पर ये ज़ेलेंस्की क्या कर रहे हैं? ये आदमी तो प्रैक्टिकली एक डिक्टेटर ही है, मार्शल लॉ लगाया हुआ है, इलेक्शंस नहीं होने देता। इनफैक्ट कुछ रिपोर्ट्स अगर आप इन्हें मानो तो ज़ेलेंस्की ने ये बोला था कि अगर US अपने आर्म्स नहीं सप्लाई करता तो 18 दिन में यूक्रेन कोलैप्स हो जाएगा। और यहाँ तक कि उसने जितनी भी मिनिस्ट्रीज़ हैं उनको इवैक्यूएट करने को बोल दिया है कीव से, क्योंकि रशिया कभी भी एंटर कर सकता है। अब रशिया काफ़ी तेज़ी से एडवांस कर रहा है। रशिया इनफैक्ट एक प्रॉपर फाइटिंग फोर्स बन गई है। देखो, वॉर सिर्फ ऐसे नहीं लड़ा जाता कि आपके पास कितने लोग हैं, कितने मिसाइल हैं, आप कितने जल्दी जल्दी इन चीज़ों को प्रोड्यूस कर सकते हो। एक इंडस्ट्रियल कैपेसिटी होनी चाहिए। अब उनकी जो इंडस्ट्रियल कैपेसिटी है वो फुल फ्लो में आ चुकी है। इनफैक्ट अब इसके अलावा USA क्या कर रहा है? वो कह रहे हैं और सैंक्शंस लगाओ। ये जो वेस्टर्न जितने भी लीडर्स हैं, ये कीयर स्टारमर जो प्राइम मिनिस्टर है यूनाइटेड किंगडम का, वो क्या कह रहे हैं ये लोग? और सैंक्शंस लगाओ। अरे सैंक्शंस आर क्लियरली नॉट वर्किंग। अगर आप रशिया की इकोनॉमी देख लो, इट इज थ्राइविंग। इन्होंने क्या किया?
इन्होंने जाके रशिया के एसेट्स फ्रीज कर दिए, वहां के जो ओलिगार्क्स थे, बहुत ही जो अमीर लोग थे, उनके भी एसेट्स फ्रीज कर दिए। इससे एक्चुअली उल्टा ही हो गया। जितने भी अमीर लोग थे वहां के, जो वेस्ट में जाके इन्वेस्ट करते थे, नाउ दे आर फोर्स्ड टू इन्वेस्ट इन रशिया या रशिया फ्रेंडली कंट्रीज। तो एक्चुअली ऑपोजिट ही हो गया इसका पूरा। टकर कार्लसन, अ जर्नलिस्ट आई रियली एडमायर, वो मॉस्को गए थे, उन्होंने वहां पे जाके पुतिन का इंटरव्यू किया। फिर जो सर्जे लैवरोव हैं, जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनका भी इंटरव्यू किया। एंड वहां पे जाके उन्होंने एक्चुअली दिखाया कि देखो मॉस्को कितना बढ़िया शहर है। उन्होंने ये चीज दिखाई अपनी अमेरिकन ऑडियंस को कि हमारे अमेरिका के शहर तो ऐसे हैं ही नहीं। तो सैंक्शन से कुछ इफेक्ट हुआ क्या? बिल्कुल भी नहीं। पर पता है किसको इफेक्ट हुआ? यूरोप को। सबसे ज्यादा इफेक्ट किसको हुआ? जर्मनी को। जर्मनी की इंडस्ट्रीज चलती इसलिए थी क्योंकि उनके पास चीप रशियन एनर्जी थी, इतनी सस्ती नेचुरल गैस वो लोग वहां से खरीदते थे। अब जब से ये चीज बंद हुई तो वहां पे जो इंडस्ट्रीज थी उनकी, वो compete ही नहीं कर पा रही विद अदर इंडस्ट्रीज। पर अब इनकी स्ट्रैटेजी क्या है? देखो, ट्रंप तो ऑलरेडी थक चुका है क्योंकि वो इतने सारे वेपन्स इनको सप्लाई कर चुका है। ही नोज उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है ना। पर वो तो बोलता है कि तो बाइडन का वॉर है, बाइडन का वॉर है। पर अगर मान लो वो आज के डेट में वो हार मान लेता है तो कलंक तो ट्रंप के ऊपर आ जाएगा ना। तो वो क्या कर रहा है? वो यूरोपियनाइज करना चाह रहा है वॉर, कि भाई नेटो कंट्रीज अपने बजट बढ़ाओ और सप्लाई करो आर्म्स यूक्रेन को, ताकि यूक्रेन लड़ पाए तुम्हारे लिए। अगर आप यूनाइटेड किंगडम का एग्जांपल ले लो, ये जो कियर स्टारमर बेवकूफ आदमी, यूनाइटेड किंगडम का प्राइम मिनिस्टर आके एकदम खड़ा रहता है, हाँ वी आर विद यूक्रेन, वी आर विद यूक्रेन। आपको पता है फैक्ट्रीज लेफ्ट राइट सेंटर पूरे इंग्लैंड में बंद होते जा रही हैं। इससे बेटर तो इनके लिए ये होता, चीप ऑयल एंड गैस लेते रशिया से, अपनी इंडस्ट्रीज को रिवाइव करते। पर नहीं, ये लोग कुछ अलग ही माइंडसेट में, अलग ही मेंटालिटी में। दूसरे लोगों को क्या बोलोगे कि वो अंधभक्त हैं या एकदम ही डिल्यूजन है, जब हमारे देश में इतने सारे लोग हैं। मतलब ये इतना पागलपन है सोचना कि कोई भी वेस्टर्न वर्ल्ड में एक नेगोशिएटेड सेटलमेंट नहीं चाहता है। आप वॉर हार चुके हैं, आप हार चुके हैं वॉर, तो सामने वाले की जो पहले डिमांड्स थी वो डिमांड्स मीट आउट ही कर लें। आप पहले ही ऑलरेडी लूज आउट कर चुके हैं अपॉर्चुनिटी। जब पीस डील हुई चुकी थी यूक्रेन और रशिया के बीच में, तब ये लोग कूद पड़े कि नहीं ऐसा नहीं होगा, हम तो लड़ेंगे। क्योंकि इनको डिल्यूजन था कि रशिया में तो अभी हो जाएगा रिजीम चेंज, अभी कर देंगे, अभी पुतिन की वो हो जाएगी, अभी भगा देंगे इनको। अब यार और कितना रैंट करें, इन लोग पे तो इतना गुस्सा आता है ना। अब इससे पहले कि हम इजराइल ईरान पे जाएं, कुछ और अपडेट्स हैं। सबसे पहले गाजा के बारे में बात करने की जरूरत है। अक्टूबर 7 के बाद से आज के डेट में इतने ज्यादा अटैक्स हो रहे हैं आईडीएफ सोल्जर्स पे। ये लेटेस्ट है, आई थिंक ये कल परसों की खबर है। 5 आईडीएफ सोल्जर्स मारे जा चुके हैं, 14 इंजर्ड हैं, एंड देयर आर चांसेस कि इससे कई ज्यादा हुए हों। पर ऑफ कोर्स ये सारे सोर्सेज इजराइल से आते हैं, तो वो अपने कभी भी एक्चुअल नंबर्स तो डिस्क्लोज करते ही नहीं है। लास्ट वीक भी कुछ ऐसे अटैक कैरी आउट किया गया था। इसका एक प्लेन सिंपल रीजन है, ये जितने भी आईओएफ के फोर्सेज हैं ना, इनको एक तो औरतों बच्चों को ही मारना आता है, ठीक है ना, इनको और कुछ ज्यादा आता नहीं है। ऊपर से इतने ज्यादा थक गए हैं ये लोग, इतने ज्यादा थक गए हैं, दिमाग नहीं चलता इनका। उस दिन मैं एक एनालिस्ट को सुन रहा था, ही वाज सेइंग कि इनमें इतनी ही ताकत रहती है कि बस अपना यूनिफॉर्म पहन ले, गन उठा ले, इनको पता भी नहीं होता क्या हो रहा है। पर फिर भी ये लोग लोगों को मारने से तो चूकते नहीं है। रोज के रोज गाजा में 50 से 100 लोग मारे जाते हैं। इनकी और क्या बात बताएं, इतने घिनौने टाइप के लोग हैं ये। ईरान से सीज फायर होने से जस्ट पहले जब इनके प्लेन्स गए थे ईरान में बम गिराने, तब सीज फायर, तब ट्रंप ने ट्वीट किया कि नहीं बुला लो अपने सारे लोग वापस। तब इन्होंने क्या किया, इनको लगा प्लेन्स तो लोडेड अप ही हैं बॉम्ब्स के साथ, अपने पास हैं, इन्होंने जाके वो सारे गाजा में अनलोड कर दिए। अब क्या बातचीत चल रही है, गाजा को एथनिकली क्लेंस करने की बातचीत चल रही है। मिलिट्री को ऑर्डर्स मिल गए हैं कि राफा में एक ह्यूमैनिटेरियन सिटी बना दो, बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन कैंप, और जितने भी लोग हैं उनको सबको वहां पे शिफ्ट करो। पर ये जितनी भी बात कर लें कि यहां से हम दूसरे देश में भेज देंगे, कोई देश क्यों एक्सेप्ट करेगा? एंड उसके मल्टीपल रीजन है। सबसे पहले तो वो एथनिक क्लेंजिंग में क्यों पार्ट ले, क्यों वॉर क्राइम्स कमिट कर लें खुद ही, ठीक है ना। दूसरा, जहां भी जाएंगे ये लोग, अगर जितने भी लोग चूज करते हैं जाना, क्योंकि वहां पे हालत तो इतनी गंदी कर रखी है, देयर वुड बी सम पीपल डेफिनेटली जिनको लगेगा यार छोड़ो, जान तो बचाओ, अभी आगे देखेंगे। तो जितने भी लोग अगर वहां पे चले भी जाएंगे तो वो अपने हक के लिए, अपने जमीन के लिए लड़ते रहेंगे, और वहां पे स्लीपर सेल्स बन जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लोग क्यों छोड़े अपनी जमीन? वो उनकी जमीन है, उनकी मर्जी होनी चाहिए अगर उन्हें कहीं जाना है या नहीं जाना है, आप उन्हें नहीं बोल सकते। तो कोई भी देश क्यों अलाउ करेगा? ये हर देश का यही स्टांस है कि भाई आप लोग निकलो यहां से, इन लोग को जीने दो। और इसी के दौरान सीज फायर की भी बातें चल रही हैं। तो भाई बॉटलनेक क्या है सीज फायर में? सबसे पहला बॉटलनेक ये है कि आईडीएफ एक्चुअली सीज फायर चाहता ही नहीं है, वो विड्रॉ ही नहीं करना चाहता गाजा से। हमास ये कह रहा है कि आप सीज फायर की क्या बात कर रहे हो, आप इस पूरे जंग को खत्म करने की बात करो ना। वो कह रहे हैं आप लोग निकलो यहां से और अपने हॉस्टेजेस भी ले जाओ।
पर नहीं, इजराइल को वो एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि वो तो वहाँ पे एक्चुअली इन लोगों को मारना ही चाहते हैं ना। तो वो सीज फायर तो सिर्फ दे आर ट्राइंग टू बाय टाइम कि किसी तरह ठीक है लोग थोड़े खुश हो जाए। और अब तो ये लगता है कि सीज फायर की टॉक शायद ब्रेक ही हो गई हैं, क्योंकि नेतन्याहू गए थे व्हाइट हाउस एंड ये तो लेटेस्ट ही खबर है, और वहाँ से निकल आए हैं, कोई भी अनाउंसमेंट नहीं, कोई सेलिब्रेशन नहीं, कोई अनाउंसमेंट नहीं कि क्या हुआ वहाँ पे, कुछ भी नहीं बताया उन्होंने, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं की। वहीं पे जो स्टीव विटकॉफ हैं, जो इनके मिडिल ईस्ट एनवॉय है, उनको वहाँ पे जाना था कतर में टॉक्स करने, पर शायद अब ऐसा लगता है वो भी शायद ना जाए। तो यहाँ पे क्या हो गया, क्यों कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की? मेरा एक गैस है कि थिंग्स डिड नॉट गो वेल फॉर नेतन्याहू, जो वो अचीव करना चाहता था वो नहीं हुआ, इसलिए कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं हुई। तो पहले इसको गाजा के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, फिर बाद में वापस आएंगे इसको ईरान के पर्सपेक्टिव से देखेंगे। नेतन्याहू ने ही स्टेटमेंट दी थी कि हम पैलेस्टीनियन लोग को वहां से मूव करना चाहते हैं, दूसरे देशों में भेजना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता किसी भी कंट्री ने ये कंडीशन मानी कि हम नहीं पार्ट बनेंगे इस क्राइम के। इसीलिए मुझे लगता है कि ना तो अभी सीज फायर आसपास है, एंड यही रिपोर्ट्स भी कह रही हैं, इनफैक्ट टाइम्स ऑफ इजराइल तक ये रिपोर्ट कर रहा है। एंड दूसरी बात ये है कि जब नेतन्याहू से पूछा गया होगा कि भाई व्हाट इज योर एंड गेम, तो इनकी कोई एंड गेम ही नहीं है, इनकी तो गेम ही है कि कंटिन्यूस वॉर्स लड़ते रहो। अभी क्या हो रहा है, इनको और कुछ नहीं मिला, ईरान को जाके बॉम्बार्ड नहीं कर सकते क्योंकि वर्बल सीज फायर है, तो उन्होंने जाके लेबनान को बॉम्बार्ड करना चालू कर दिया, जिसके पास कोई एयर डिफेंसेस ही नहीं है, उनको जाके मारने लगो भाई। एक और इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि येमेन और इजराइल के बीच में मिसाइल्स एक्सचेंज हुई थी। ऐसा क्यों हुआ? एक पर्टिकुलर शिप थी जो रेड सी के रूट से जा रही थी, एंड जो अंसार अल्लाह हैं, जिनको हुतीज भी कहा जाता है येमेन में, उन्होंने इस शिप को अटैक किया, बिकॉज अकॉर्डिंग टू देम उन्होंने शिप को बोला कि आप वापस चले जाओ, क्योंकि वो इजराइल जाने वाली थी, उसने कहा हम नहीं जाएंगे, तो उन्होंने उस शिप को अटैक कर दिया। इतनी भी रिपोर्ट्स हैं कि उस शिप ने एक डिस्ट्रेस सिग्नल भेजा था यूनाइटेड स्टेट्स की एक पर्टिकुलर वहाँ पे नेवी के कुछ वेसल्स थे आसपास उनके लिए, एंड वो नहीं आए इनको बचाने। दे सेड वी विल नॉट इंटरफेयर। के बाद इजराइल ने जाके अटैक किए इनके पोर्ट्स, इनकी रिफाइनरीज और कोई क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी येमेन में। उसके अगेंस्ट रिटेलिएट किया हुथीज ने अपनी मिसाइल्स के साथ, और इनके पोर्ट्स को अटैक किया, इनका जो मेन एयरपोर्ट है उसको भी अटैक किया। ये बात तो पक्की है कि जो येमेनीज हैं उनको मानना पड़ेगा यार। उन्होंने एक तो पहले जाके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को भी यू कुड से हरा दिया, बिकॉज यूएसए के जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो तो मीट आउट हुए नहीं। और ये वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज है जो पैलेस्टाइन के साथ खड़ा है, जो पैलेस्टीनियन कॉज के साथ खड़ा है। तो ये जो वेस्टर्न एलाइज है, इनका क्या प्लान है ईरान के लिए? रेजिम चेंज तो है ही है, पर साथ ही साथ अब ये लोग उसको बल्कनाइज करना चाहते हैं। बल्कनाइज मतलब ये ईरान है, अगर मैं आपको इंडियन पर्सपेक्टिव से समझाता हूँ, इसको अदरवाइज मत लेना, बट वो वहाँ पे यही करना चाह रहे हैं। अच्छा इंडिया है तो एक सेंट्रल इंडिया हो गया, इसको अलग कर दो, पंजाब को अलग कर दो, साउथ के लोग अलग हैं उनको अलग कर दो, बंगाल को अलग कर दो, गुजरात को अलग कर दो। यही सेम चीज कुछ यहाँ पे ईरान में लेके आना चाह रहे हैं कि भाई एथनिकली डाइवर्स हैं ये लोग, कुछ कर्ड्स हैं, कुछ बलूच हैं, कुछ अरब हैं, कुछ अजेरीज हैं, है ना। एंड उनको लगता है कि इस तरीके से इस देश को पूरा तोड़ताड़ देंगे हम, ठीक है ना। एक्चुअली वीक हो जाएगा देश, पर भाई लोग ये समझते हैं, ईरान के लोग जैसे कि इंडिया के लोग समझते हैं कि इकट्ठे रह के एक देश बन के रहने में ही भलाई है, उसी पे स्ट्रेंथ है हमारी। तो जब इन्होंने जाके ईरान को अटैक किया, क्या हुआ? लोग एकजुट हो गए कि भाई हमको इकट्ठे रहना है, ये फॉरेन पावर आ रही है इन्वेड करने, इसको हराना है। और ये जो बात भी कर रहे हैं जिन लोग को अलग करने की, तो भाई वहाँ के जो सुप्रीम लीडर हैं और जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं वो ही अजेरी एथनिसिटी के हैं। तो आप जिनको अलग करने की बात कर रहे हो, उन्हीं के एथनिसिटी वाले लोग तो देश चला रहे हैं वहाँ पे। इस प्लान के लिए ये लोग अजरबैजान को यूज करना चाहते हैं। अजरबैजान इज इन दिस प्लान, एंड हमारी जो इंडियन ऑडियंस है उनको बता दें कि अजरबैजान वही देश है जिसने पाकिस्तान को बैक किया था, और अब वो वेस्टर्न एलाइज के साथ इंक्लूडिंग इजराइल उनके साथ खड़ा है अगेंस्ट ईरान। तो अब आप किसको सपोर्ट करते हो वही बता दो। पर खैर, मेजरली सभी एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि ये वॉर फिर से चालू होगी, क्योंकि इनके जो गोल्स थे वो अभी मीट आउट ही नहीं हुए हैं। अभी तो उनको ये वॉर इसलिए रुकवानी थी क्योंकि इजराइल की हालत बहुत खस्ता थी, तो फिर से वो रीग्रुप करेंगे, अपनी मिसाइल्स और जितने आर्म्स है उसको इजराइल की तरफ भेजेंगे, यूक्रेन टाटा बाय बाय कर देंगे, ठीक है ना, और ये वॉर फिर से चालू करेंगे इन सितंबर। सुन लीजिए, Israel can use a pause. It's going to take between now and sometime in September for the Israelis to regain the missile arsenal, the radars, the integration, all of those things that are necessary to protect the Jewish state in the Middle East. अरे इनकी वेस्टर्न मीडिया ही देख लो क्या क्या कह रही है चीज़ें। इजरायली मीडिया मतलब वेस्टर्न मीडिया ही, इनको तो एक्सक्यूज चाहिए होता है अटैक करने के लिए, तो ये ऑलरेडी से ग्राउंड प्रिपेयर कर रहे हैं कि हाँ अटैक होगा। तो ये तो हो गई कि भाई यूएस उसका अटैक डॉग, इजराइल क्या क्या तैयारी कर रहा है, ईरान क्या क्या कर रहा है। ईरान ने जो पार्टनरशिप है अपनी रशिया एंड चाइना के साथ, उसको और भी स्ट्रॉन्ग कर रहा है वो, ऐसा रिपोर्ट किया जा रहा है।
इनफैक्ट ईरान ने तो ऑब्टेन कर लिए इमरजेंसी में एयर डिफेंस इक्विपमेंट फ्रॉम चाइना, एंड ये तो हमने पहले भी बताया था कि जो J-10C जेट्स हैं वो भी वहां से हो सकता है प्रोक्योर कर लें। लोगों को ऐसा लगता है क्योंकि मीडिया काफ़ी ऐसी टाइप की चीज़ें रिपोर्ट करती हैं कि रशिया और चाइना ने तो डिची कर दिया ईरान को। ऐसा कोई केस है ही नहीं। रशिया अच्छी तरह से जानता है कि ईरान तो एक लिंचपिन है, एक नाइट है इस ग्रैंड चेस बोर्ड में। वो जानता है कि ये जो वेस्टर्न एलाइज हैं ये रुकने नहीं वाले हैं। आफ्टर ईरान उनका टारगेट रहेगा चाइना एंड रशिया, तो इसलिए कोई भी इस चीज़ को लाइटली तो ले ही नहीं रहा है। एंड इन लोग के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि ईरान सही सलामत बना रहे, जैसा है वैसा बना रहे, क्योंकि नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर, चाइना का जो BRI है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, वो सब ईरान के थ्रू जाता है। तो दे रियली नीड ईरान ऑल्सो, एंड ईरान ब्रिक्स का पार्ट तो है ही है। तो वापस आते हैं, जो नेतन्याहू की विजिट थी जो व्हाइट हाउस में, उसमें क्या हुआ होगा, क्योंकि कोई भी अनाउंसमेंट नहीं की। जनरली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो होती है, कोई भी आता है तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो होती है। देखो हम तो सिर्फ गेस कर सकते हैं, बट इसमें मेरा एक ओपिनियन है एंड बहुत क्लियरली बताना चाहता हूँ, मेरा ये ओपिनियन है। इन लोग के पास क्या ऑप्शंस हैं? इजराइल पूरी फुल फ्लेजेड लड़ाई करके देख चुका है ईरान के साथ, मुंह की खाई, ठीक है ना, काफ़ी कोलैप्स होने की स्टेज पे था, ये तो बहुत क्लियर है। हमने इतने सारे वीडियोस बनाए इस चीज़ के ऊपर कि उनको क्या क्या डैमेज हुआ दोनों साइड्स को, एंड किसने सीज फायर मांगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली यूएस के पास क्या ऑप्शंस है? क्या वो फुल फ्लेजेड वॉर चालू कर दें अगेंस्ट ईरान? दिस विल बी सो अगेंस्ट द मागा प्रोजेक्ट, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उसके खिलाफ होगा ये। वहां के लोग चाहते ही नहीं है वॉर, क्योंकि वो लोग समझ गए हैं कि हमारा देश की फॉरेन पॉलिसी कैसी है। दे आर ऑल अगेंस्ट इट। वो उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज तक जाके बॉम्ब कर चुके हैं। सो व्हाट इज नेक्स्ट? अ फुल फ्लेजेड वॉर ओनली इज व्हाट इज नेक्स्ट, एंड वो नहीं करना चाहते ये। दिस इज व्हाट आई बिलीव। एंड बहुत इंपॉर्टेंट बात, सबने देख ली है कि ईरानियन मिसाइल्स कितनी पावरफुल हैं। जब इजराइल जो दूर है वहां पे जाके इतना डैमेज कर सकता है, तो जो वहां के यूएस बेसेस हैं उनको खत्म कर सकता है, नो डाउट। तो क्या कोई भी यूएस प्रेसिडेंट ऐसा जोखिम लेना चाहेगा? दैट इज द क्वेश्चन दैट नीड्स टू बी आस्क्ड। पर जहां तक इजराइल की बात की जाए, उनको आता क्या है? उनको जेनोसाइड करना आता है, उनको बम बरसाने आते हैं, ठीक है ना। एंड लगता है ये जो जाइनिस्ट है ना, इनको एट ऑल कॉस्ट परपेचुअली वॉर ही चाहिए होता है। किलिंग मशीन ही है ये, दे आर एडिक्टेड टू इट। इनके लिए ड्रग्स है ये, ड्रग्स। जब तक ये लोग जाके 50-100 लोग को नहीं मारते, इनको चैन ही नहीं आता। पूरी सोसाइटी ही ऐसी है, सिर्फ नेतन्याहू की बात नहीं कर रहे हम। अब आप सोचो, इजराइल देश ही कैसे बना था? ऐसे ही बना था ना। पर क्या कोई भी देश हो, ये तो छोटा सा देश है, कोई भी देश हो, परपेचुअली वॉर लड़ता रहे तो क्या सरवाइव कर पाएगा? वो कोई कॉम्प्रोमाइज करना नहीं चाहते। उनको बस एक ही चीज आती है, बम बरसाते रहो, वॉर चालू रखो, एंड एक ही होप कि भाई यूएसए फुल फ्लेजेडली वॉर ज्वाइन कर ले। क्या यूएस वॉर ज्वाइन करेगा? मेरा जो पर्सनल बिलीफ है, शेप्ड बाय अ लॉट ऑफ एनालिस्ट जिनकी मैं बात सुनता हूं, जो बहुत सारे एक्सपर्ट्स भी कहते हैं कि अगर यूएस फुल फ्लेजेड ये वॉर ज्वाइन करता है तो दिस कुड लीड टू द एंड ऑफ द यूएस एम्पायर। ऑलरेडी डाउनफॉल में है, ये चीज बहुत एक्सेलरेट हो जाएगी, एंड दे में लूज दिस वॉर, जैसे यूक्रेन में वॉर लूज कर रहे हैं। पर ये एक टॉपिक है जो हम हमारे नेक्स्ट वीक के वीडियो में कवर करेंगे, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना।